कहानी के शुरू में हम एक अनजान आदमी को चाइना के पोर्ट पर देखते हैं छुपते हुए। वो यहाँ कुछ चोरी करने आया था पर पकड़ा जाता है। वो यहाँ यूरोपियन सोल्जर्स के हाथों, जिन्हें शोयू नामी लड़की लीड कर रही थी। इससे पहले कि वो इस इंसान को पकड़कर कोई सजा देते, अचानक उसके पीछे पड़े एक पिंजरे से एक खतरनाक हाथ बाहर निकलकर उस आदमी की गर्दन पकड़ लेता है। ये मॉन्स्टर बना इंसान चंद ही सेकंड्स में इस आदमी को मार चुका था। उसके हाथ में पकड़ी हुई मशल भी उसके हाथ से गिर जाती है, जिसके चलते यहाँ पूरे वेयर हाउस में आग लग चुकी थी। सभी सोल्जर्स आग को बुझाने में लग जाते हैं और इस दौरान वो मॉन्स्टर अपना जेल तोड़कर आजाद हो जाता है। उसे पकड़ने के लिए जो सोल्जर्स उसके पीछे जाते हैं, ये मॉन्स्टर उनको भी मार देता है और फिर अपने आप को बचाने के लिए एक नदी में जंप कर देता है और ऐसे सभी सोल्जर्स के हाथों बच जाता है। अगली सुबह हम अस्तबल का सीन देखते हैं, जहाँ जब एक आदमी अपने घोड़े को घास डाल रहा था तो उस घास में छुपा उसे ये मॉन्स्टर मिल जाता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर चुका है। वो इसे भूत समझ रहा था। डर कर ये आदमी यहाँ से भागने लग जाता है और मॉन्स्टर इसके पीछे था। इसी दौरान हमें एक उड़ती हुई रस्सी दिखाई जाती है जो कुछ ही सेकंड में उस मॉन्स्टर की गर्दन से लिपट कर उसे पकड़ चुकी थी। ये रस्सी फेंकने वाला इंसान था असल में फे होंग, एक बहुत ही अच्छा कुंग-फू चैंपियन जो इस मॉन्स्टर को अपने कंट्रोल में ले आया था। वो अब इस मॉन्स्टर का इलाज करना चाहता था, पर उसे मालूम हुआ कि उसके बॉडी में जो जहर है वो पूरी तरह उसकी बॉडी में फैल चुका है। अब उसके इलाज के लिए ये लोग 813 नामी डॉक्टर को बुलाने का फैसला करते हैं, जो यूरोप से अपनी मेडिकल की स्टडी करके आई थी। दूसरी तरफ 12 हम शोयू को देखते हैं, जो अपने बॉस के पास है। बॉस उसे अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए लोगों को लाने पर फोर्स कर रही है, क्योंकि बॉस ने पास्ट में शोयू की मौत पर बहुत से एहसान किए थे, जिसका ना चाहते हुए भी शोयू बदला उतार रही थी। ये जगह एक लैब थी। यहाँ पर बहुत से बेगुनाह चाइनीज लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे और साथ ही बहुत से केमिकल्स भी यही तैयार हो रहे थे। यहाँ से निकलकर शोयू पोर्ट पे आ जाती है, जहाँ पर फे होंग भी डॉक्टर को लेने के लिए आया था। यहाँ किसी गलतफहमी के चलते फे होंग के दोनों स्टूडेंट शोयू से लड़ने लग जाते हैं, जिस लड़ाई को रोकने के लिए इसी लड़ाई में एक तीसरा आदमी भी टांग अड़ा देता है। मसला खराब देखते हुए फे होंग यहाँ आकर सब कुछ रोकता है और गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करता है और इसी सब के दौरान मौके का फायदा उठाते हुए शोयू फे होंग का घोड़ा लेकर भाग जाती है। भागते हुए उसके मोम का नेकलेस नीचे गिर चुका था, जो फे होंग का एक स्टूडेंट उठा लेता है। अब ये लोग 813 को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। फे होंग का स्टूडेंट जो घोड़े की जगह इस बकी को चला रहा था, वो थक जाता है और रास्ते में ही उनकी गाड़ी को रोक देता है। उनकी गाड़ी एक हॉस्पिटल के आगे रुकी थी, जहाँ बहुत ज्यादा रश था, क्योंकि यहाँ पर शोयू का बॉस एक स्पीच दे रहा था कि पुराने वक्तों में चाइनीज लोगों को अपने कंट्रोल में करने के लिए यूरोपियन लोग चाइनीज को अपनी बनाई ड्रग्स का आदी कर चुके थे। इसीलिए सोमिंग नाम का ये आदमी ड्रग्स को छोड़ने का इलाज फ्री में करने का वादा करते हुए सबको नशा छोड़ने का मशवरा दे रहा था, जो सुन फे होंग उसकी अच्छाई से इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि उसे अभी सोमिन की असल हकीकत नहीं पता। हॉस्पिटल के अंदर वो खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किया करता था, खतरनाक ड्रग्स बनाकर चाइनीज लोगों के अंदर इंजेक्ट कर दिया करता था, जिससे बहुत से चाइनीज लोग मारे भी जा चुके थे। वो अपने इन एक्सपेरिमेंट से इंसानों को ताकतवर बनाना चाहता है। यहाँ पर फे होंग और 813 दोनों फे होंग के घर पहुँचते हैं और उस मॉन्स्टर बने इंसान का इलाज शुरू हो जाता है, जिसके बाद 813 फे होंग को अपनी यूरोप से सीखी हुई तलवारबाजी दिखाती है, जिसकी मूव्स को फे होंग चंद सेकंड्स में ही फील कर देता है और उससे कहता है कुंग-फू सीखने का, जिसकी मदद से वो अपना अच्छे से सेल्फ डिफेंस कर सकती थी। इस सब के बाद 813 सोमिन के हॉस्पिटल में जॉब अप्लाई करने के लिए जाती है। ये वही आदमी है जिसके हॉस्पिटल में अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। वो इस वक्त शोयू को उस मॉन्स्टर बने इंसान को ढूंढने का कह रहा था, जिसका फे होंग इलाज कर रहा है। इतने में ही उनके ऑफिस में 813 आ जाती है, जिसकी सीवी देखते ही सुमन उसे जॉब दे चुका था। इसके बाद 813 शोयू से बातें करने लगते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं एक पेशेंट के इस हॉस्पिटल में कुछ टेस्ट करने के लिए। और ऐसे शोयू को पता चल जाता है कि जिस आदमी को वो ढूंढ रही है, असल में वो फे होंग के कॉलेज में है। ये खबर वो फौरन जाके अपने बॉस को कहती है और प्लान बनाती है रात में ही उस मॉन्स्टर को मारने का, लेकिन सोमिन उसे किसी वजह से ऐसा करने से मना कर देता है। शोयू हॉस्पिटल से कुछ इक्विपमेंट ले जाती है उस मॉन्स्टर बने इंसान का इलाज करने के लिए और अगले दिन लैब में उसका ब्लड टेस्ट करती है, जिसके ब्लड में उसे अजीबोगरीब पार्टिकल्स मिलते हैं। 813 ये बात जान जाती है कि उसके ब्लड में
सिंथेटिक ड्रग्स हैं जो कि आम ड्रग्स से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। इस आदमी के इलाज के लिए वो शौर्य से मदद मांगती है और शौर्य उसे एक इंजेक्शन दे देती है जो घर आकर R13 सबसे छुपकर उस इंसान को लगा चुकी थी। ये सब लोग मिलकर जब खाना खा रहे थे तो अचानक से वो मॉन्स्टर बना इंसान पागलों की तरह चिल्लाने लगा था। जब सभी लोग उसके पास जाकर उसे देखते हैं तो उसकी वेन्स बिल्कुल काली हो चुकी थी। वो एक भयानक मॉन्स्टर में बदल रहा था। उसकी खराब हालत को देखते हुए फेहोंग फौरन उसका इलाज शुरू करता है और उसकी बॉडी से पॉइजन निकालने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अफसोस के पॉइजन ने फिर भी उसके दिमाग पे असर कर दिया था, जो जानकर R13 अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस करने लगी कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। दूसरी तरफ सोमिन अपने एक्सपेरिमेंट्स में बिजी था जो अब कामयाब भी हो रहे थे। उसके बनाए हुए ड्रग से उसके टेस्ट सब्जेक्ट्स यानी इंसान बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनते जा रहे थे। इस टाइम भी जिस इंसान पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो इंसान ताकतवर होके यहाँ एक डॉक्टर को मारने ही वाला था कि सोमिन पीछे से उसे ही शूट करके मार देता है। अगले दिन फेहोंग का बर्थडे था जिसे प्लान के मुताबिक उन्होंने R13 के हॉस्पिटल के पास वाले रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करना था। R13 उसका यहाँ वेट ही करती रह जाती है और फेहोंग एक बच्चे को किडनैप होने से बचाने में फंस गया था। बच्चे को बचाने के बाद वो गुंडों से लड़ता है और फेहोंग की कुंग-फू स्किल्स देखते हुए उसे हराने के लिए ये गुंडे कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल करके बहुत ही ताकतवर हो जाते हैं। फेहोंग तो उन्हें इन ड्रग्स के बावजूद भी हरा देता है। पर मसला ड्रग्स का था जो उन्होंने ली थी। उसे लगता है कि ये ड्रग्स भी यूरोपियन लोग चाइनीज को दे रहे हैं, जिसकी खबर करने के लिए वो अथॉरिटीज के पास जाता है। लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती क्योंकि अथॉरिटीज खुद ड्रग माफिया यानी सोमिन के साथ मिले हुए थे। इन सभी मामलात को खत्म करते हुए जब फेहोंग रेस्टोरेंट में आता है तो देखता है कि R13 जा चुकी है, जबकि दूसरी तरफ सोमिन को फेहोंग अपने लिए खतरा लगने लगा था। इसीलिए शौर्य को वो आखिरी टास्क फेहोंग को मारने का देता है। शौर्य ना चाहते हुए भी इसलिए मान गई थी क्योंकि ये सोमिन का दिया हुआ उसका आखिरी गलत काम होता। इसी दौरान सोमिन फेहोंग के दुश्मनों को भी अपने साथ मिला लेता है। हम देखते हैं कि घर पर R13 फेहोंग से नाराज है। वो उसे मनाने के लिए सनफ्लावर्स पे लेकर जाता है, लेकिन R13 नहीं मानती। इसी दौरान उन्हें उस मॉन्स्टर बने इंसान की दर्दनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं। फेहोंग उसे चेक करने के लिए चला जाता है और इतने में ही उसके स्कूल में 3 अनजान लोग आ जाते हैं। उसके वही दुश्मन जो सोमिन के साथ मिल चुके हैं। फेहोंग के स्टूडेंट पहली मर्तबा में उन्हें लड़कर नीचे गिरा देते हैं, लेकिन दूसरी मर्तबा ये तीनों आदमी सोमिन की दी हुई ड्रग्स को ले लेते हैं, जिससे ये लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके थे और अब अपनी नई मिलने वाली ताकत की वजह से उन्होंने फेहोंग के स्टूडेंट को भी हरा दिया था। अपने आप को हारता देखकर फेहोंग के स्टूडेंट्स को भी गुस्सा आता है और ये एक साथ मिलकर उनके ऊपर हमला करने का फैसला करते हैं और ऐसा करने पे फाइनली ये फेहोंग के दुश्मनों को हरा चुके थे, जो हारने के बाद यहाँ रुके नहीं थे। ये तीनों फेहोंग के हारे हुए दुश्मन मास्टर वू के पास जाते हैं, जिसका भी फेहोंग जैसा कुंग-फू का स्कूल है। मास्टर वू फेहोंग को अपना ओपोनेंट तो समझते हैं, लेकिन कभी लड़ने लड़ाने का ख्याल उनके दिल में नहीं आया। ये तीनों स्टूडेंट अपनी हार का बदला लेने के लिए मास्टर वू को उकसाना शुरू कर देते हैं फेहोंग से लड़ने के लिए, लेकिन मास्टर वू ऐसा नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उनका एक स्टूडेंट उनकी चाय में उन्हें वही ड्रग्स मिला कर दे देता है जो उनको सोमिन ने दी थी। ये पीने के बाद वो भी गुस्से में फेहोंग से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। फेहोंग अभी भी उनसे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन ड्रग्स के असर में आए मास्टर वू को कुछ समझ नहीं आता और वो धड़ाधड़ फेहोंग के ऊपर हमला करते हुए उसे हराने में कामयाब हो जाते हैं और चुपचाप यहाँ से चले भी जाते हैं। कमजोर फेहोंग अभी उठा ही था कि उसे मारने के लिए यहाँ पर शौर्य भी आ चुकी थी। इससे पहले कि वो फेहोंग को मार देती, यहाँ पर वो आदमी जो मॉन्स्टर बना हुआ था जिसका फेहोंग इलाज कर रहा था, वो शौर्य के सामने आकर उसे फेहोंग को कुछ भी करने से मना करता है। लेकिन तभी पीछे से सोमिन का दूसरा आदमी आकर इस मॉन्स्टर बने इंसान को शूट करके मार देता है और शौर्य यहाँ फेहोंग के ऊपर गोली चला देती है। गोलियों की आवाज सुनते ही फेहोंग के स्टूडेंट्स जल्दी से यहाँ आ चुके थे, जबकि शौर्य और वो दूसरा आदमी यहाँ से भाग चुके थे। फेहोंग के स्टूडेंट अपने मास्टर को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे। R13 उनके पास आकर उन्हें पैनिक होने से मना करती है और सर्जरी की तैयारी करने को कहती है। यहाँ मास्टर वू जो कि अपने घर आ चुके थे, उन्हें ड्रग्स की वजह से अब बॉडी में बहुत ही शदीद दर्द हो रहा था। ऐसे में उसका वो स्टूडेंट जिसने पहले उन्हें ये ड्रग्स दी थी, वो अब उसे ड्रग्स का एंटीडोट भी दे देता है। ऐसे उसकी बॉडी से सारा दर्द गायब हो जाता है और यहाँ मास्टर वू समझ जाते हैं कि उनके स्टूडेंट ने उनके चाय में कुछ मिलाया था, जिसके बारे में पूछने पर उसके स्टूडेंट रोने लग जाते हैं और सच सच मास्टर वू को बता देते हैं कि उन्होंने उनकी चाय में एक यूरोपियन मेडिसिन मिलाई थी। ये सुनकर वो आग बगोला हो चुके थे। इससे पहले कि वो अपने स्टूडेंट्स को कुछ कहते, उन्हें मालूम होता है कि उनके सभी स्टूडेंट्स यूरोपियन ड्रग्स के आदी हो चुके हैं, क्योंकि फेहोंग से अपना बदला लेने के लिए वो सोमिन के साथ मिल चुके थे और अब
उसकी ड्रग्स की वजह से पूरी तरह उसके कंट्रोल में थे। यहाँ R13 जो फेहोंग की सर्जरी कर रही थी वो मुश्किल से ही सही लेकिन फेहोंग की बॉडी में से बुलेट निकालने में कामयाब हो जाती है। शुक्र ये था कि उस बुलेट ने उसके दिल को नुकसान नहीं पहुंचाया था। यहाँ शोयू सोमिन को जाकर ये खबर देती है कि फेहोंग को वो मार चुकी है। अब यहीं पर सोमिन उसे उसकी जिंदगी का सबसे कड़वा सच ये बताता है कि सोमिन के ड्रग्स और एक्सपेरिमेंट की वजह से ही उसकी मॉम की डेथ हुई थी। ये जानने के बाद कि सोमिन ने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया, उसकी मॉम के नाम पर उसने उससे बहुत बुरे बुरे काम करवाए, शोयू को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। इस गुस्से में वो सोमिन पे हमला करने वाली थी लेकिन सोमिन उसे अपने से दूर कर देता है। भागकर वो अब फेहोंग के घर आ जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि सोमिन उसे मारेगा जरूर और अगर कहीं वो सेफ रह सकती थी तो वो फेहोंग का घर ही था। यहाँ फेहोंग के स्टूडेंट से बहुत सारा खाना मांग के खाती है और R13 के बारे में पूछती है। जो स्टूडेंट उसे बताते हैं कि R13 तो हॉस्पिटल गई है। फेहोंग को सर्जरी की वजह से बहुत तेज बुखार था, उनकी मेडिसिन लेने के लिए वो इन स्टूडेंट्स को बताती है कि R13 वहाँ खतरे में है। ये स्टूडेंट्स R13 को बचाने के लिए वहाँ जाने को तैयार थे लेकिन शोयू इन तीनों को बताती है कि सोमिन ने वहाँ तरह तरह के ट्रैप्स लगाए हुए हैं, चारों तरफ सिक्योरिटी है, वहाँ तक जाना इतना आसान नहीं लेकिन ये लोग फिर भी नहीं डरते। यहाँ R13 जो चुपके से फार्मेसी के अंदर से मेडिसिन चुराने आई थी, गलती से उसका हाथ एक खुफिया दरवाजे के बटन पे लग जाता है। दरवाजा खुलते ही जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सी ड्रग्स रखी हुई हैं जो आगे सप्लाई करने के लिए बिल्कुल रेडी थी। अभी वो यही सब देख ही रही थी कि अचानक पीछे से सोमिन आकर उसके ऊपर बंदूक तान देता है। यही हॉस्पिटल के बाहर हम देखते हैं कि यहाँ के तीनों स्टूडेंट भी पहुंच चुके हैं, उनमें से बहुत ज्यादा बीमार होने का ड्रामा करता है ताकि उन्हें हॉस्पिटल में एंट्री मिल सके, लेकिन अंदर आते ही गार्ड्स इनको पहचान लेते हैं। मजबूरन इन्हें लड़ना पड़ता है और यहाँ लड़ाई का माहौल देखकर यूरोपियन सोल्जर्स भी एंट्री कर लेते हैं। इतने सारों से तो ये अकेले लड़ भी नहीं सकते थे, इसीलिए सरेंडर करना इन्हें ज्यादा बेहतर लगता है। और इससे पहले कि सोल्जर्स इन्हें पकड़ कर ले जाते, यहाँ कोई हवा में उड़ते हुए सभी सोल्जर्स को नीचे गिराते हुए एंट्री करता है और ये और कोई नहीं बल्कि जख्मी फेहोंग है। उसके साथ साथ शोयू भी यहाँ उनकी मदद के लिए आ चुकी थी क्योंकि वो हॉस्पिटल को बहुत अच्छे से जानती थी। इन सभी सोल्जर्स को हराने के बाद ये लोग दो टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं R13 को ढूंढने के लिए। यहाँ इनका सामना सोमिन के लोगों से भी होता है लेकिन वो बड़ी ही आसानी से उन्हें हराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। फेहोंग अब उस कैद खाने तक पहुंच गया था जहाँ पे बहुत से चाइनीज लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया था। उसके सामने उसकी तलाश भी थी, यानी R13 जिसे जंजीरों से बांधा गया था। वो R13 को बचाने के लिए भागता है लेकिन हम यही देखते हैं कि मास्टर वू जो कि सोमिन के साथ मिल चुका है वो उसके ऊपर पीछे से एक बहुत बड़े टायर से हमला करता है। फेहोंग यहाँ जख्मी होने के बावजूद भी मास्टर वू से अच्छे से मुकाबला करता है। दूसरी तरफ फेहोंग के स्टूडेंट्स सारी इलीगल ड्रग्स को तबाह करने का काम शुरू कर रहे थे लेकिन यहाँ पर आ जाता है मास्टर वू का एक स्टूडेंट। वो अपने आप को उसी ड्रग से इंजेक्ट करके बहुत ही ताकतवर बना के इनसे मुकाबला करता है। इस मर्तबा इससे लड़ना इन तीनों के लिए मुश्किल हो रहा था लेकिन फिर ये सब जब दोबारा एक साथ मिलकर लड़ने का फैसला करते हैं तो उसे हरा ही देते हैं। उसको हराने के बाद ये लोग यहाँ पे ड्रग्स को जाया करना शुरू कर देते हैं। ड्रग्स को जाया होता देखकर सोमिन का सेक्रेटरी आकर उस लड़के के ऊपर गुस्सा करता है जिससे उसने इन्हें रोकने का काम दिया था। उससे वो लड़का उस सेक्रेटरी को ही गर्दन तोड़कर मार देता है। उसे अपनी हार का इतना गुस्सा था कि उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो किसी तरह अपने सामने वाले यानी फेहोंग के सभी स्टूडेंट्स को हराना चाहता था, इसीलिए इस मर्तबा वो ड्रग्स अपने दिल में इंजेक्ट कर लेता है। इस मर्तबा वो जब सबके सामने आता है तो सभी का उससे लड़ना मुश्किल हो रहा था लेकिन जैसे तैसे करके वो उसे मार ही रहे थे। वो इतना इंजर हो चुका था कि खुद भी अब उसे फेहोंग के स्टूडेंट का मुकाबला करना मुश्किल लग रहा था। ऐसे में वो दोबारा अपने अंदर ड्रग्स को इंजेक्ट करता है और इस मर्तबा ओवरडोज होने पर खुद ही मर जाता है। दूसरी तरफ फेहोंग जो मास्टर वू से लड़ रहा था वो देखता है कि मास्टर वू ने भी अपने आप को ड्रग्स से इंजेक्ट किया हुआ है। वो इस मर्तबा फेहोंग को घर वाली उसकी हार के लिए टीज भी कर रहा था लेकिन फेहोंग जिस बात में नहीं आता और किसी तरह उसे चैन्स के जरिए बनाए हुए अपने बहुत बड़े पंच से मारकर अपने से दूर कर देता है। लेकिन ड्रग्स के असर में मास्टर वो दोबारा खड़े हो जाते हैं। गुस्से में वो वही चैन उठा लेता है जिसकी मदद से फेहोंग ने उसे मारा था। वो फेहोंग को इस चैन की मदद से गले से पकड़ लेता है इस बुरे तरीके से कि जैसे वो पैरालाइज हो गया था। कैद खाने में मौजूद सब लोग जो ये लड़ाई देख रहे थे वो फेहोंग को बचाने के लिए मास्टर वू की जंजीर को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। फेहोंग गिर चुका था, वो हारने के करीब था लेकिन फिर वो यहाँ एक रोते हुए बच्चे को देखता है। उसे ख्याल आता है
कि अगर वो ना उठा तो इस बच्चे की जान से ली जाएगी। और इस मर्तबा वो हिम्मत करके उठ जाता है और इस मर्तबा वो अपनी कुंग-फू स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए हवा में उड़ते हुए मास्टर वो को मार के हरा ही देता है। मास्टर वो के हारते ही यहाँ पर सौमिन एंट्री करता है, जिसने असल में R13 को बंदी बनाया हुआ था। वो दूर से खड़े हुए ही फेहोंग को टांग में गोली मार देता है। ये देखकर R13 तड़प जाती है। सभी लोग भी परेशान हो चुके थे। इससे पहले कि वो फेहोंग को दिल पे गोली मारता, उसके सामने यहाँ पे मास्टर वो आ जाते हैं। उसने फेहोंग के ऊपर चलने वाली गोली अपने ऊपर ले ली थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जो कुछ उसने किया वो गलत था। वो यहाँ फेहोंग से माफी मांगता है और उससे कहता है कि तुम इस यूरोपियन आदमी को हरा देना और अपने लोगों को जरूर बचाना। ये कहते ही वो मर चुका था। यहाँ दिखाया जाता है कि फेहोंग के सभी साथी और शोयू भी यहाँ तक पहुँच चुके थे। उन्होंने वहाँ पहले सारी ड्रग्स भी दबा कर दी थी। फेहोंग जल्दी से अपने सभी स्टूडेंट्स और शोयू को छुपने को कहता है, जिसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सौमिन के सामने निकला। सौमिन को लगा शायद फेहोंग सरेंडर कर रहा है, लेकिन असल में फेहोंग तो R13 को किसी मूव का इशारा कर रहा था। R13 यहाँ उसकी बताई हुई मूव इस्तेमाल करती है तो सौमिन पीछे जाकर एक बड़े से बॉक्स में गिरता है। इस बॉक्स में उसकी बनाई हुई ड्रग्स बोतलों में बंद थी। बोतल्स टूटकर उसके जिस्म में कांच लगने की वजह से ये ड्रग्स उसकी बॉडी में चली जाती है और वो अपने ही बनाई ड्रग्स के असर में मारा जाता है। फेहोंग अपनी बहुत सी इंजरीज की वजह से यहाँ तकरीबन गिरने ही वाला था, लेकिन उसके सभी स्टूडेंट उसे संभाल लेते हैं। वो यहाँ मौजूद सभी कैदियों को भी आजाद करवा लेते हैं और इस वक्त R13 उससे माफी मांगती है। R13 यहाँ उसे अपने प्यार का इजहार भी करती है, जो सुनकर फेहोंग की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, क्योंकि वो भी बहुत पहले से ही R13 को पसंद करता था। ये सब लोग फेहोंग को लेकर उसके घर चले जाते हैं और कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि शोयू भी अब फेहोंग की स्टूडेंट बन चुकी है। ये सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी से रहते हैं और इन्हीं को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।